हेलो स्टूडेंट्स, एम कुमार सर फिर एक बार आप लोग की सेवा में न्यू लेक्चर के साथ। तो स्टूडेंट्स, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों पर कि मेरी पढ़ाई जो है आप लोगों को समझ में आती होगी। तो पिछले लेक्चर में कहाँ तक पहुँचे थे आप लोग को याद होगा ही, क्योंकि अगर लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता तो होगा ही ना कहाँ तक पहुँचे थे। तो पिछले लेक्चर में हम आप लोग को बताए थे कि द्विअंगी विलयन का प्रकार बताए थे। टोटल जो है वो 9 टाइप का होता है, हो गया था। आज आप लोग हम स्टार्ट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का होने वाला है। आप लोग इस लेक्चर को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा से घर पर देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अपना, ठीक है। चलते हैं आज विलयन के अणुसंख्य गुण। विलयन के अणुसंख्य गुण में ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड के एग्जाम में, कि अणुसंख्य गुण होते क्या हैं, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं हम बिना लेट किए हुए अपने टॉपिक की ओर। और टॉपिक है विलयन के अणुसंख्य गुण। टॉपिक है विलयन के अणुसंख्य गुण। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिएगा उसके बाद लिखिएगा। देखिए, विलयन का वे भौतिक गुण, विलयन का वे भौतिक गुण जो विलेय के कणों पर निर्भर करता है। विलेय के कणों पर, इसका मतलब कि विलेय के मात्रा पर डिपेंड करता हो, वैसे भौतिक गुण को अणुसंख्य गुण कहते हैं। समझे? जैसे देखो एग्जाम्पल समझ लो, आप लोग तो कभी खाना बनाए हैं? खाना कभी बनाने को मिला है? नहीं मिला है? नहीं मिला है तो बनाकर चेक कीजिएगा। देखिए, ये दो जो है प्रेशर कुकर ले रहे हैं। प्रेशर कुकर जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन प्रेशर कुकर है, समझे ना। तो ये प्रेशर कुकर लिए हुए हैं। इस प्रेशर कुकर में मान लीजिए कि हमको ½ kg चावल बनाना है, और इस प्रेशर कुकर में हम ले लिए हैं, हमको चावल बनाना है 1 kg का, ठीक है। दो प्रेशर कुकर, एक में ½ kg चावल, एक में 1 kg चावल बनाना है। दोनों में गैस का वॉल्यूम सेम बराबर रखना है, मतलब कि जितना तापमान इसमें दीजिएगा उतना ही तापमान इसमें देना है। समझ रहे हो ना। तो हमको ये बता सकते हैं आप लोग सोचकर अपने माइंड से कि दोनों में से कौन सा प्रेशर कुकर जल्दी सीटी मारेगा। कहने का मतलब कि दोनों में से कौन सा चावल आपका पहले बनेगा। ½ kg वाला पहले बनेगा या फिर 1 kg वाला पहले बनेगा? बता सकते हैं कौन? ½ kg वाला। और बोलिए। हाँ, 1 kg। चलिए देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं 1 kg, कुछ लोग ½ kg। ध्यान दीजिएगा, इसमें ½ kg वाला जो चावल है ना, वह पहले बनेगा। यानी कहने का मतलब कि ये प्रेशर कुकर जो है ना जल्दी सीटी मारेगा। क्यों सीटी मारेगा जल्दी? देखो क्या होता है इसमें, आप किए इसमें आगे बताएंगे ऐसा क्यों होता है। फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए, इसी में तुरंत आएगा, तुरंत आएगा, टेंशन मत लीजिए। ½ kg वाला जो प्रेशर कुकर है वो जल्दी सीटी मारेगा। कहने का मतलब कि इसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा है और इसमें वेपर प्रेशर कम है। प्रेशर इसमें ज़्यादा है तब ना जल्दी सीटी मारेगा प्रेशर कुकर है। इसमें प्रेशर कम है तो देर से सीटी मारेगा। तो ये ½ kg वाला चावल जो है वो जल्दी बनेगा, क्योंकि इसमें वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब इसमें ज़्यादा है और इसमें वाष्प दाब कम है। तो आप कह सकते हैं कि वाष्प दाब जो है ना वह अणुसंख्य गुण है, क्योंकि वाष्प दाब विलेय के मात्रा पर डिपेंड किया है, निर्भर किया है। देख लो, यहाँ पर ½ kg है, यहाँ 1 kg है, समझे। तो इसका वाष्प दाब ज़्यादा है ना, तभी ना जल्दी सीटी मारेगा ये। तो कह सकते हैं आप कि वाष्प दाब अनुसंख्य गुण है, क्योंकि वह विलेय के मात्रा पर निर्भर किया है।
समझ गए? चलिए लिखते हैं यहाँ पर, बोल कर लिखवाएंगे, नहीं तो लिखेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सब कुछ आपको लिखवाते चलना है ना, ऐसा तो है नहीं केवल डेरिवेशन बता दे आगे निकल जाए, सब कुछ लिखवाना भी है, क्योंकि 12th में है तो आप लोग डिफिनीशन ही पूछता है ना। लिखिए तो बोले बिलियनों के वे भौतिक गुण, बिलियनों के वे भौतिक गुण जो बिलियन में उपस्थित, जो बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों पर निर्भर करता हो, विलेय के कणों पर निर्भर करता हो, बिलियन का अणुसंख्य गुण कहलाता है। बिलियन का अणुसंख्य गुण कहलाता है। समझ गए? अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आप लोग जो है माइंड यहीं पर रखेंगे, माइंड बोर्ड पर रहेगा, सब कुछ क्लियर होगा। अगर बोर्ड पर नहीं है आपका माइंड तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है, समझे? इसलिए चलिए अब हम आ रहे हैं कि अणुसंख्य गुण जो है वो कितने प्रकार का होता है। बता दिए आपको, अणुसंख्य गुण ही 12th बोर्ड में पूछा जाता है कि अणुसंख्य गुण किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से प्रकार हैं, यह भी पूछ देता है। तो आइए अणुसंख्य गुण तो समझ लीजिए, समझ लिया है ना। जो विलेय के कणों पर निर्भर करता हो, यानी विलेय के मात्रा पर निर्भर करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? अणुसंख्य गुण बोलेंगे। अब आएंगे अणुसंख्य गुण कितने प्रकार का होता है, लिखेंगे अगला हेडिंग, अणुसंख्य गुण का प्रकार। अगला हेडिंग है अणुसंख्य गुण का क्या लिखेंगे? प्रकार। यहाँ पर आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में तो डायरेक्ट पूछ देता है, डायरेक्ट पूछ देता है कि इसमें अणुसंख्य गुण कौन है। 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। अणुसंख्य गुण टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन, माइंड में सब सेट करते चलिएगा। पहला नंबर है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ये पहला नंबर हुआ। दूसरा नंबर पर ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर है क्वथनांक का उन्नयन। बोलो, सब कुछ समझते चलिए। ये साइंस है, हिस्ट्री नहीं है, ये केमिस्ट्री है, समझे? रटना नहीं है, समझना है। पेज भरने से काम नहीं चलेगा, माइंड भरने से काम चलेगा, ठीक? चलिए, क्वथनांक का उन्नयन, इसको बोलते हैं इलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद नंबर थर्ड है कौन कौन? हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? और लास्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ये सभी जो है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बहुत बार जो है 12th क्लास में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों में, समझे ना। यह भी पूछा हुआ है, यह भी पूछा है, यह भी पूछा है, और जो अभी लिख रहे हैं यह भी पूछा हुआ है। तो अभी तुरंत पूछा हुआ है कौन सा? ये देखिए जो है, ये है अगला नंबर एंड लास्ट नंबर, परासरण दाब। कौन सा है? परासरण दाब। कुछ लोग इसको बोलते हैं परासरणी दाब। क्या बोलते हैं? बोलो, नहीं बोलेगा? बोल लो ना। परासरणी दाब। और तीसरा भी इसका नाम है परासारिक दाब। परासारिक दाब, 3 इसका नाम है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यही है, देख लीजिएगा। ऐसे ईयर में हमको उतना याद नहीं है, या 19 या 20 में, 19 या 20 यही दोनों में से किसी साल ये परासरण दाब पूछा हुआ है बिहार बोर्ड 12th में। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया। अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ये स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एक एक करके चलेंगे सीरियल से। ठीक, आप लोग माइंड बोर्ड पर रखेंगे। चलिए स्टार्ट हम करेंगे। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन स्टार्ट करेंगे, वो है क्या? क्लियर है ना? लिख लिए होंगे। लिखने में टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके अपना लिख लीजिए, स्टॉप करो और लिखो। ठीक है, चलिए स्टार्ट हम करेंगे। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। आप लोग हेडिंग लिखिए, ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, आप लोग हेडिंग लिखिए, यहीं स्टार्ट होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हम पढ़ाएंगे। देखो, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन यही ने पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग को हम बताएंगे वाष्प दाब किसे कहते हैं। वाष्प दाब तो 9th 10th का डिफिनीशन मत देना। 9th 10th में जैसे लोग आप याद किए होंगे कि वाष्प दाब किसे कहते हैं, तो आप तुरंत बता देते होंगे कि वाष्प के द्वारा जो दाब लगता है उसको वाष्प दाब बोलते हैं। तो 8th 9th में पढ़ते हैं, वहीं अब तक परिभाषा दीजिएगा वाष्प दाब का, नहीं ना। अब थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड को हाई कीजिए, हाई। अब तुरंत आप लोग ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं, समझे। तो आइए मेरे साथ चलिए, वाष्प दाब का परिभाषा देखेंगे, उसके बाद बताएंगे वाष्प दाब का अवनमन, और तब आपको बताएंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। इस तरह से चलते हैं। चलिए सबसे पहले वाष्प दाब। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, समझे। वेपर प्रेशर क्या होता है देखिए, पहले समझिएगा उसके बाद लिखिएगा, समझे? नहीं समझे? क्या है जी? ऐसे
इस तरह से। ध्यान दीजिएगा कैसे हम आपको डिफिनीशन बता रहे हैं कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। ठीक, पहले फिगर पर ध्यान दीजिए। ये फिगर जो बनाए हैं यहाँ पर, चलो देखो फिगर पर, यहाँ पर हम लिए हैं द्रव। क्या लिए हैं? द्रव लिए हैं। इसमें जो है यहाँ पर मरकरी को भरा जाता है। मरकरी मतलब समझ ना, पारा को। यहाँ पर हम क्या भरे हुए हैं? मरकरी, पैरा को भरे हुए हैं, Hg। यही होता है। अरे मरकरी जी कैसे होता है? फीवर मापा जाता है, थर्मामीटर। थर्मामीटर में क्या होता है? पैराइन तो भरा होता है ना। उसके बाद दाब मापा जाता है बैरोमीटर से, उसमें भी पैरा होता है। समझे? तो पैरा ये भर दिए हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो द्रव है अभी, ये द्रव क्या होगा? धीरे धीरे वाष्प बनेगा। नहीं समझे? नहीं समझे तो क्या करो, आप जो है एक गिलास पानी ले लीजिए और एक गिलास पानी को ऐसे रख दीजिए और फिर उसको कल आप देखिए। तो कल आप देखेंगे तो देखेंगे क्या कि पानी का जो लेवल है थोड़ा सा नीचे चल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वाष्प बनेगा। समझे? इसी तरह से ये द्रव लिए हुए हैं, द्रव लिए हैं तो ये क्या होगा? धीरे धीरे क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। चलिए, ये धीरे धीरे जो है क्या बन गया है? वाष्प बन गया है। क्या बन गया? वाष्प। चलिए, ये जो है वाष्प है। वाष्प इधर आ गया। समझ रहे हो ना? समझते चलिएगा सब। ये वाष्प है। अब देखिए इसमें, इसको तो अब ये वाष्प इधर आएगा तो भाई तो जगह है नहीं, यहाँ पर आप मरकरी भरे हुए हैं। तो क्या करेगा ये कि मरकरी पर दाब लगाएगा, और मरकरी पर जब दाब लगाएगा तो ये मरकरी महाशय जी क्या करेंगे? ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो पहले यहाँ तक था, अब धीरे धीरे जैसे ही इधर से वाष्प जो है ना, ये मरकरी पर दाब लगाएगा, इसका लेवल जो है ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट किया। आप लोग सोचते होंगे सर ठीक है, आपका बात मान रहे हैं, लेकिन सर ये कब तक सर बढ़ेगा? कब तक मरकरी ऊपर चला जाएगा सर? देखिए, मरकरी जो है तब तक ऊपर जाएगा जब तक प्रेशर हमारे वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाए। जब तक दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाता है तब तक यह बढ़ते रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? आप लोगों को पता है? कुछ लोगों को पता भी होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर वायुमंडलीय दाब जो है ना, P प्रेशर दाब 1 atm होता है। कितना होता है? 1 atm। इसको लोग सेंटीमीटर में बोलेंगे तो आप बोल देंगे 76 सेंटीमीटर Hg। 76 सेंटीमीटर Hg बोल सकते हैं आप। समझे? वायुमंडलीय दाब के बराबर यानी कि 1 atm पर पहुंचने के बाद मरकरी अब रुक जाएगा। अब कितना भी इधर से वाष्प इसको दाब लगाएंगे कि चढ़िए ऊपर, हमको जाने की जगह दीजिए, अब कहेगा कि नहीं मेरा हो गया है, जितना हमको चलना था, जितना मेरा पावर था उतना हम आ गए हैं, अब जाने वाले हम नहीं हैं। कितना भी अब ज़बरदस्ती इसको धक्का देंगे वो अब जा ही नहीं करेगा, वो रुक गया वहाँ पर। तब बेचारे क्या करेंगे? अब तो इस वाष्प को जाने का जगह है नहीं, तो ये जहाँ बेचारा है वहाँ रुक जाएगा। अब तो हमको ये बताइए कि जब यहाँ रुक जाएगा ये, तो रुकने के बाद क्या होगा? ये वाष्प जो है धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा होगा। और वाष्प ठंडा होता है तो द्रव बन जाएगा। नहीं, जैसे मान लो कि पानी है, पानी वाष्प बन रहा है, तो वाष्प बन रहा है तो धीरे धीरे ठंडा होगा तो क्या बनेगा? समझे? द्रव बनेगा। तो इसका परिभाषा सुन लीजिए क्या है, सुन लीजिएगा पहले। अब जाने का जगह नहीं है तो वाष्प बेचारे क्या करेंगे? अपने जगह पर ठंडा होंगे, और ठंडा होने के बाद यह फिर क्या आ जाएगा?
द्रव में, फिर द्रव वाष्प बनेगा, वाष्प को जाने का जगह नहीं है, फिर ये बेचारे ठंडा होंगे तो फिर द्रव में, मतलब कि अब यह प्रक्रिया चलते रहेगा। वाष्प ठंडा होने के बाद द्रव में, द्रव वाष्प में, समझे। तो जानते हैं इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इस स्थिति को कहा जाता है साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम स्टेज कहा जाता है। जैसे देखो कोई रिएक्शन है, A + B प्रोडक्ट बना रहा है C + D, 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ये हो गया। अगर अभिकर्मक प्रतिफल बन रहा है और प्रतिफल भी अभिकर्मक बन रहा है, मतलब कि अभिक्रिया जो है इधर भी हो रहा इधर भी हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो अभिक्रिया है साम्य अवस्था में है। पढ़े होंगे आप लोग साम्य अवस्था, साम्य में, इक्विलिब्रियम में है, सही है ना। सेम टू सेम बात यहाँ पर है। जब वाष्प में, द्रव वाष्प में, वाष्प द्रव में, तो इस स्थिति को हम बोलेंगे साम्य अवस्था। तो परिभाषा अब आ गया, देखिए क्या है। जब द्रव और वाष्प, जब द्रव और वाष्प दोनों साम्य अवस्था में आ जाते हैं, जब द्रव और वाष्प दोनों साम्य अवस्था में आ जाते हैं, उस समय वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। फिर से, द्रव और वाष्प जब दोनों साम्य अवस्था में आ जाते हैं, उस समय वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित दाब, द्रव की सतह पर आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। कोई दिक्कत? लिखिए मेरे साथ, चलिए जल्दी लिखिए। तो जब वाष्प और द्रव, जब वाष्प और द्रव दोनों साम्य अवस्था में आ जाते हैं, साम्य अवस्था में आ जाते हैं, उस समय वाष्प के द्वारा, उस समय वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर आरोपित दाब, आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है, सही है। चलिए, वाष्प दाब का परिभाषा खत्म। अब आपको हम बता रहे हैं कि वाष्प दाब को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वाष्प दाब किन किन बातों पर निर्भर करता है, सही है। चलिए, तो अगला हेडिंग है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब, देखिए भाई पूरा अच्छा से पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग अच्छा से वीडियो मेरा देखेंगे, अच्छा से लेक्चर ध्यान से सुनेंगे, तो समझ में आएगा 110%, समझे ना। तो आप लोग माइंड को पूरा कंसंट्रेट करके तब लेक्चर देखिए, पूरा देखिए, तब ना होगा कुछ। चलिए, अब आ रहे हैं हम वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो हेडिंग लिखिए जल्दी से। वाष्प दाब को प्रभावित
करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। समझे? फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? सब कुछ सारा लेक्चर आप लोग पढ़ लिए हैं? नहीं तो डायरेक्ट इसी में स्टार्ट कर दिए आप। चलिए चलते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए कौन सा फर्स्ट है। फर्स्ट नंबर आपको बता रहे हैं अंतराणविक बल। अंतराणविक बल। समझे? बोलो। इसको बोलते हैं इंटरमोलेक्यूलर फोर्स। देखो ये होता क्या है अंतराणविक बल। अंतराणविक बल दो या दो से अधिक अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षित बल अंतराणविक बल कहलाता है। फिर सुनिए, दो या दो से अधिक अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षित बल अंतराणविक बल कहलाता है। जैसे देखिए तो पेट्रोल आप लोग देखे होंगे और जल भी देखे होंगे। तो आप कीजिएगा कि पानी को और पेट्रोल को दोनों को गिराइए। पानी को भी गिराइए, अब पेट्रोल को भी गिराइए। आप देखेंगे कि पेट्रोल को गिराए और गिराने के बाद तुरंत उड़ गया। नहीं समझे? पेट्रोल और पानी दोनों को गिराएंगे तो पेट्रोल क्या होगा? तुरंत उड़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोल में अंतराणविक बल बहुत ही कमजोर था। मतलब कि अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षित बल कमजोर था, जिसकी वजह से पेट्रोल जल्दी उड़ गया। जबकि पानी में अंतराणविक बल, अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षित बल ज़्यादा था, इसलिए वह देर से उड़ेगा वह भी, लेकिन पेट्रोल से देर से उड़ेगा। पेट्रोल जल्दी उड़ेगा क्योंकि उसमें अंतराणविक बल कमजोर था। समझ रहे हैं? चलिए लिखिए यहाँ पर। तो बोले दो या दो से अधिक अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षित बल अंतराणविक बल कहलाता है। अंतराणविक बल कहलाता है। समझ रहे हैं? देखो अभी जो आपको बताए थे चावल वाला एग्जाम्पल, देखो उसमें बोले थे आप लोगों से कि देखो तुरंत मिटाएंगे। 2 प्रेशर कुकर लिए थे, इसमें हम चावल लिए थे ½ kg और एक और प्रेशर कुकर लिए थे, इसमें चावल कितना लिए थे? बोलो 1 kg लिए थे। तो आपसे पूछे थे हम कि बताइए दोनों में से कौन सा प्रेशर कुकर जल्दी सीटी मारेगा, यानी कौन सा चावल आपका पहले बन करके तैयार होगा। तो आप बोले थे कि सर ½ kg वाला चावल जो है जल्दी बनेगा, यानी ये प्रेशर कुकर जो है वह जल्दी सीटी मारेगा। क्यों आप ऐसे बोले थे? सुनो यहाँ पर, इसमें बिले जो है ½ kg है, इसमें 1 kg है, तो इसमें बिले ज़्यादा है ना। इसमें क्या है? बिले ज़्यादा है। तो जब 1 kg है, जब इसमें बिले ज़्यादा ले लेंगे तो उनके बीच अंतराणविक बल मतलब आकर्षित बल ज़्यादा हो जाएगा। नहीं समझे? अब मान लीजिए कि जहाँ पर भीड़ ज़्यादा है
तो जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ लोग ना जल्दी एक दूसरे में आकर्षित होंगे, टच करेंगे, और जहाँ भीड़ ही नहीं है वहाँ पर लोग जल्दी टच करेंगे, दूसरा को आकर्षित करेंगे, नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो वहाँ पर लोग जो है एक दूसरे में जल्दी आकर्षित होते हैं, और जहाँ पर भीड़ ही नहीं है वहाँ पर लोग आकर्षित नहीं होंगे। सेम टू सेम बात यहाँ भी है। यहाँ पर विलेय ज़्यादा है, ज़्यादा होने के चलते इसमें अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षित बल ज़्यादा है, समझे, और इसमें ये आकर्षित बल क्या है, कम है। और जब आकर्षित बल कम है तो इसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, तब ये जल्दी सीटी मारेगा, ना समझे। ये जल्दी वेपर ये होगा, वाष्प बनेगा, क्योंकि इसमें अंतराणविक बल जो है वो कमज़ोर है और इसमें अंतराणविक बल ज़्यादा है, तो ये जल्दी बनेगा वाष्प। और जब वाष्प जल्दी बनेगा तो ये कुकर जल्दी सीटी मारेगा। कहने का मतलब कि अंतराणविक बल वाष्प दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख लेंगे आप लोग। वह भी इतना समझा रहे हैं, समझाने के बाद लिखवा रहे हैं, फिर भी अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है हमको दोष मत दीजिएगा। किसको दोष देना है? अपने आप को दोष दीजिएगा। चलिए आप लोग यहाँ लिख लेंगे अंतराणविक बल ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? वाष्प दाब के। जी क्या तुम लोग करते हो? पढ़ाई में आप लोग का तो साफ मन नहीं लग रहा है। पता नहीं यार क्या करते हो तुम लोग, हैं? क्या करते हो जी? कुछ नहीं। अच्छा ये हो गया। अगर अंतराणविक बल ज़्यादा हो मतलब कि आकर्षित बल ज़्यादा हो तो वाष्प दाब कम होगा। क्लियर? चलिए अगला नंबर है दूसरा। आप पढ़ रहे हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। चलिए अब आ रहे हैं हम यहाँ पर। ये पहला खत्म हो गया। चलिए दूसरा नंबर जल्दी से आप लोग लिखिए। दूसरा नंबर है तापमान, टेम्परेचर। क्या आप लोग बता सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से वाष्प दाब क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे देखो आपको यहीं हम बता रहे थे, आपको मान लीजिए कि खाना जो है जल्दी बनाना है, नहीं तो आप जो है, चलिए इसमें चावल बैठाए हैं, आप चाहते हैं कि ये चावल जो है मेरा जल्दी बन जाए, तो जल्दी बनाने के लिए क्या करेंगे आप? गैस का वॉल्यूम तेज कर दो, तापमान इसमें ज़्यादा दे दो। गैस का वॉल्यूम जैसे ही तेज करेगा ना, आपका ये कुकर जो है जल्दी सीटी मार देगा, ना समझे? क्योंकि तापमान बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ जाता है। नहीं समझ में आया? तापमान ज़्यादा करेंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा, और वाष्प दाब जब बढ़ेगा तो जल्दी सीटी मारेगा प्रेशर कुकर। ठीक, तो आप लोग एक लाइन लिख लीजिएगा यहाँ पर। तापमान बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ जाता है। तापमान बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ जाता है। हो गया क्लियर? चलिए अब आ रहे हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। दो गो हो गया। तीसरा नंबर, और तीसरा ही काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी से परिभाषा आएगा। देखिए हमको पढ़ना क्या है? हमको वाष्प दाब पढ़ना है? नहीं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, तो दो गो हो गया। अब तीसरा नंबर है और तीसरा ही से सब कुछ आने वाला है। ठीक, चलिए तीसरा नंबर स्टार्ट होने वाला है कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें तीसरा नंबर कौन सा है। चलिए हेडिंग आप लोग
लिखेंगे नंबर 3। अवाष्पशील विलेय को अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर बस इतना ही छोड़ दीजिए। अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर आप देखिए कह रहा है कि अगर हम अवाष्पशील विलेय को मिलाएंगे तो वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ लिख देंगे एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर वाष्प दाब पर प्रभाव, यही तीसरा नंबर है, अंतिम लास्ट है यही। ठीक, सुनो ये क्या है। अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर, अवाष्पशील मतलब, अवाष्पशील का मतलब कि जो वाष्प में कन्वर्ट ना होता हो, ना समझे। जैसे हमको ये बताओ कि पानी और चीनी दोनों को ऐसे एक मिला दो, दोनों को एक मिलाने के बाद अगर हम इसको गर्म करेंगे तो क्या चीनी भी उड़ जाएगा? चीनी भी उड़ जाएगा? नहीं ना। तो हम कहेंगे कि चीनी जो है अवाष्पशील विलेय है, मतलब कि जो गर्म करने के बाद वाष्प में नहीं बदले उसको बोलेंगे अवाष्पशील विलेय। ठीक, तो अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा यही आपको देखना है। चलिए मेरे फिगर पर ध्यान देंगे। अच्छा समझा रहे हैं, समझे कैसे समझा रहे हैं? अच्छा से चलो देखो तो, देखो देखो ना। चलो यहाँ पर हम ले रहे हैं शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक मतलब समझ रहे हैं? शुद्ध विलायक कहने में अगर डर लग रहा है तो केवल विलायक के बोलिए ना। अगर आप लोगों को डर लग रहा है कि शुद्ध विलायक सर हम नहीं बोलेंगे, सर हमको डर लग रहा है, तो डर लग रहा है तो आप क्या बोलिए, केवल विलायक बोल दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें कोई भी अवाष्पशील विलेय को मिलाइए। अवाष्पशील विलेय मतलब आप चीनी मिला दीजिए, ग्लूकोज मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए। नमक भी तो अवाष्पशील है, NaCl, वो भी अवाष्पशील है, मिलाइए इसमें। चलिए अब इसको हम मिला दिए, ध्यान दीजिएगा क्या मिलाए हैं इसमें, विलेय मिलाए हैं। समझिए किसमें मिलाए हैं जी? तो सर शुद्ध विलायक में। तो हमको ये बताइए कि अगर आप विलायक में विलेय को मिला देंगे तो अब ये विलयन बन गया ना? नहीं बन गया? नहीं, अरे विलायक में विलेय मिलाएंगे तो विलयन है ना। हाँ, तो ये विलयन है और ये विलायक है। तो देखा, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ये शुद्ध जो विलायक है, इस विलायक का वाष्प दाब, इस विलायक का बोलो क्या, वाष्प दाब P0 है। क्या? P0। और यहाँ पर ये जो मिलाने के बाद ये जो विलयन बना है ना, बोलो इस विलयन का वाष्प दाब मान लेते हैं कितना, PS। S मतलब सॉल्यूशन, विलयन। तो इसका वाष्प दाब P0 और इस
ES, बिलियन का कितना PS। आपसे छोटा सा क्वेश्चन ये हम पूछना चाह रहे हैं कि ये विलायक है और ये बिलियन है, दोनों में से किसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा? दोनों में से किसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा? किसका होगा? हाँ सही है, विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होगा। सुनो क्यों, इसमें तो विलेय नहीं ना है, इसमें विलेय है। तो हमको ये बताओ कि जब आप शुद्ध विलायक में विलेय को मिला देंगे तो जैसे ही विलेय को मिलाएंगे ना, इसमें अंतराणविक बल बढ़ जाएगा। अंतराणविक, दो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षित बल, अभी तुरंत बताए थे, देख लेना नंबर 1 में, ये तीसरा नंबर है। तो अंतराणविक बल क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब अंतराणविक बल बढ़ जाएगा तो वाष्प दाब घट जाएगा जी। देख लो, लिखवाए हैं, अंतराणविक बल व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? वाष्प दाब के। अगर वाष्प दाब अगर अंतराणविक बल ज़्यादा तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। यहाँ पर आप विलेय मिला दिए हैं और विलेय मिलाने से इसमें अंतराणविक बल ज़्यादा हो गया, और अंतराणविक बल जब ज़्यादा तो वाष्प दाब कम। यानी कहने का मतलब कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है ना P0, वह विलियन वाला से ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत है? क्लियर? चलिए, तो अब यहाँ से परिभाषा एकदम इजी है सब कुछ। पहले जो लाइन हम बोल रहे हैं वो लिखिए। यहाँ पर देखो लाइन है क्या कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाने से विलयन में अंतराणविक बल बढ़ जाता है, इसलिए उसका वाष्प दाब घट जाता है। लिखिए तो, बोले, देखिए शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। विलयन का वाष्प दाब घट जाता है क्योंकि विलयन में अंतराणविक बल बढ़ जाता है। क्योंकि विलयन में अंतराणविक बल बढ़ जाता है। क्लियर? चलिए, वाष्प दाब खत्म। अब देखिए, एक एक करके चल रहे हैं। आपको बताए हैं ना कैसे पढ़ना है। आपको पढ़ना था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो पहले हम स्टार्ट किए वाष्प दाब, उसके बाद वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, और अब हम आएंगे वाष्प दाब का अवनमन। एक एक करके न चल रहे हैं। अब आप लोग जैसा थोड़े ना शॉर्टकट में चल रहे हैं, अच्छा से समझा रहे हैं, समझ में आना चाहिए। वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए, जो आपको दिखाई दे रहा है वही लिखवाना है। इसको लिख लेंगे, सूचित किया जाता है डेल्टा पी से। डेल्टा पी, चलो हमको ये बताओ कि वाष्प दाब
शुद्ध विलायक का P0 है और विलयन का वाष्प दाब PS है। किसका वाष्प दाब ज़्यादा है? किसका? शुद्ध विलायक का। एकदम, परिभाषा खत्म। वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं? तो कहिएगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब दोनों के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। यानी वाष्प दाब का अवनमन शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब दोनों के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं है। लिखिए तो जल्दी से लिखिए, बोले लिखिए। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को, विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। आ रहा है समझ में? कुछ कुछ है कि सब बाउंस कर रहा है? बाउंस तो नहीं करना चाहिए यार। घर पर थोड़ा सा भी पढ़ते होंगे तो बाउंस नहीं करेगा। कितना अच्छा समझा रहे हैं, सारा कुछ माइंड में सेट करते चलिए, सही है ना? चलिए तो आप लोग लिखिए यहाँ पर वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। तो आपको बता दिया गया वाष्प दाब का अवनमन यानी डेल्टा P बराबर क्या होता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब दोनों के अंतर को बोलते हैं। क्लियर कट? सही है? लिख लेंगे आप लोग। चलिए अब आ रहे हैं जो हमको पढ़ना था। हमको पढ़ना है क्या? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। माइंड में याद रखिए क्या पढ़ना है। अभी तक तो ये चल रहा है, अब आएंगे वहीं जो हमको क्या करना है? पढ़ना है जी, जो हमको पढ़ना है। चलिए अब आ रहे हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यही ना आपको पढ़ना था। पहले आपको बताया गया वाष्प दाब, इसके बाद वाष्प दाब का अवनमन और अब बता रहे हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। समझे? एकदम से इजी है। देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, मेरे साथ सुनिए पहले। वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन देख लीजिएगा, डेल्टा P लिखे थे। वाष्प दाब का अवनमन यही ना है, डेल्टा P यही ना है? हाँ यही है। वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब दोनों के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। फिर से, वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब दोनों के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? चलो लिखो तो। वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब
लिखे हैं वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब दोनों के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। देखो, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या बोले हैं आप? वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यही लिखे पी नोट, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दोनों के अनुपात को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्लियर? चलिए, हो गया। यहाँ तक समझ लीजिए। अब आएंगे हम, राउल्ट साहब क्या बोले थे, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम आएंगे अब कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में राउल्ट साहब क्या बोले हुए थे। देखिए भाई, राउल्ट का नियम आता है, अगर लॉन्ग टाइप में पूछेगा, दीर्घ उत्तरीय में, तो पूछेगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है तथा राउल्ट के नियम को लिखिए। तो आप, ये तो परिभाषा इसका हो गया। अब आपको बता रहे हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के बारे में राउल्ट साहब क्या बोले हुए थे। सिंपल, सब कुछ सेट है जी। देखो ना कैसे पढ़ा रहे हैं। चलिए अब आइए, राउल्ट साहब का नियम क्या बोले थे वो साहब जी वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में। ठीक है, देखो तो अगला हेडिंग है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम राउल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए क्या राउल्ट साहब बोले हैं। एकदम सिंपल बात बोले थे, एकदम से सिंपल, आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए साहब जी क्या बोले थे, ये बोले थे कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, यानी कहने का मतलब डेल्टा पी बाटा में पी नॉट, यही ना है। अरे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन यही ना है, वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब दोनों के अनुपात को, यही ना। देखिए क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देख लो कहाँ पहुँच गए, ये साहब जी यही बात बोले थे, बस खत्म। राउल्ट साहब का नियम खत्म। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, साहब जी यही बोले थे। समझे ना? जल्दी से लिखिए तो एक लाइन बोले, लिखिए। राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन
विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। हो गया? बस थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। ये जो साहब जी बोले थे उसको हम आगे पहुंचा दे रहे हैं, समझे? ये तो समझ गए क्या बोले थे साहब जी। ये बोले हैं साहब जी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही साहब जी बोले थे ना। अब ध्यान दो, डेल्टा पी है ना, बताओ ये डेल्टा पी क्या होता है? ये वाष्प दाब का अवनमन, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब, दोनों के अंतर को बोला जाता है। बाटा में ये हो जाएगा पी नॉट। अब देखो विलेय का आपको बताए थे ना कि किसी का भी मोल प्रभाज निकालना हो तो उसका मोल ऊपर और नीचे में होता है विलेय और विलायक, दोनों का मोल जोड़कर नीचे बताए थे। देख लेना मोल प्रभाज में तो विलेय का मोल, ध्यान दो, मान लेते हैं कि विलेय का मोल n है, तो विलेय का मोल ऊपर और नीचे होता है विलेय प्लस विलायक का मोल होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ से ये सब न्यूमेरिकल के लिए है, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं पर ब्रेक लेंगे। ओके, थैंक यू। आज क्लास में प्रेजेंट होने के लिए आप लोग अच्छा से घर पर पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू।